हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये मई 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, पूरे मंथ के एक साथ आपको मिल जाएंगे और इसमें टॉपिक वाइज चलेंगे हम लोग। सबसे पहले राजनीति, केंद्र राज्यों के फैसले, फिर वायरस बीमारी से रिलेटेड अपॉइंटमेंट, आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटी देश दुनिया में क्या हो रही है, डिफेंस, उसमें जो एक्सरसाइज है वो भी देखेंगे हम लोग, इवेंट यानी घटना दुर्घटना आयोजन, स्पोर्ट्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ें, अवार्ड बहुत सारे दिए गए हैं, इंडेक्स यानी सूचकांक से रिलेटेड, साइंस एंड रिसर्च में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं वो चर्चा करेंगे, योजना राज्य और केंद्र दोनों की जो स्कीम्स हैं, नई अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, विदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण हो जाएगा, पर्यावरण हो गया, ऐतिहासिक स्थल हो गए जिसमें नए अपडेट आ रहे हैं, वो सब देंगे, इंपॉर्टेंट लोगों के निधन है, दिवस, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और इसका जो पीडीएफ है ना वो शार्प लर्निंग ऐप पर मिलेगा आपको। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है करंट अफेयर्स का या फिर जिन लोगों ने कोई कोर्स परचेज किया हुआ है तो वो डाउनलोड कर सकते हैं ऐप के ज़रिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और सबसे पहले राजनीति, केंद्र जो फैसले, इन सबसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे, फिर अलग अलग टॉपिक्स लेते जाएंगे और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा शार्प लर्निंग ऐप पर। वहाँ जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है करंट अफेयर्स का या फिर जिन लोगों ने कोई कोर्स परचेज हुआ है उनको वहाँ सुविधा मिल रही है डाउनलोड करने की। तो शुरू करते हैं और प्रश्न यहाँ पर होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपालों की विधेयक स्वीकृति शक्तियों पर संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट से सलाहकारी राय मांगी है? आंसर का अनुच्छेद 143 यानी अनुच्छेद 143(1). ठीक है, तो इसके तहत, और ये दुर्लभ है, मतलब ऐसा आमतौर पे बहुत कम होता है कि जब संवैधानिक कदम के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये सलाह मांगी है। अनुच्छेद 143(1) का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से मोटे तौर पर राष्ट्रपति ने ये पूछा है कि क्या न्यायिक आदेश यह तय कर सकते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को संविधान के अनुच्छेद 200 जो कि राज्य विधेयकों पर राज्यपालों के द्वारा स्वीकृति प्रदान करने की जो प्रक्रिया शामिल करने वाला जो प्रावधान है वो, और एक और संविधान का अनुच्छेद 201 उसमें ये प्रावधान है कि जब राज्यपालों द्वारा विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित किया जाता है तो उसके तहत क्या है कि किस समय तक और कैसे काम करना चाहिए। ठीक है, ये मुख्य तौर पर इसी बात पर पूछा गया है। और राष्ट्रपति का जो ये संदर्भ है ना, दरअसल हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वक्त पहले एक फैसला दिया था तमिलनाडु को लेकर, क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने बहुत कई सारे वहाँ की विधानसभा ने विधेयक पास किए थे, लेकिन उस पर वहाँ के राज्यपाल जो है ना RN रवि वो बैठ गए थे और बाद में जब दबाव पड़ा तो राष्ट्रपति को भेज दिया था, वहाँ भी पड़ा हुआ था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए नियम निर्धारित कर दिए थे कि इतने वक्त के बाद वो ऑटोमेटिकली जो है वो कानून लागू माने जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक ने केंद्र सरकार के NOC के बिना रामनगर जिले का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? आंसर होगा बेंगलुरु दक्षिण। ठीक है, क्या है? बेंगलुरु दक्षिण। 22 मई को ये फैसला किया। हालांकि केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है ना उसकी ओर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC नहीं दिया गया। दरअसल देखिए क्या है ना कि जिलों का नाम बदलने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार के पास है, लेकिन इसके लिए गृह मंत्रालय से NOC लेने का नियम होता है। ओके, ताकि जो पूरे देश में जितने डॉक्यूमेंट हैं उन सब में बदलाव हो जाए, लेकिन वहाँ से नहीं मिला, तो खुद ही कर दिया इन्होंने, बदल दिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर मामले पर वैश्विक कूटनीतिक संपर्क के लिए सर्वदलीय यानी ऑल पार्टी जो सांसदों का डेलीगेशन है यानी प्रतिनिधिमंडल है वो कितने बनाए? टोटल संख्या कितनी थी? तो 7। इन 7 डेलीगेशन के चीफ ये सारे थे। ठीक है, उनमें बहुत सारे सांसद थे। ओके, तो चीफ कौन कौन रहे, उनका नेतृत्व किसने किया? तो शशि थरूर कांग्रेस से, रविशंकर प्रसाद बीजेपी से, फिर संजय कुमार झा जदयू से, बैजंत पांडा बीजेपी से, कनिमोझी करुणानिधि DMK से, सुप्रिया सुले NCP से और श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना से। इन सब ने डेलीगेशन को लीड किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? आंसर का केरल। केरल जो है ऐसा पहला राज्य बन गया है और ये 18 मई को
जो है ना इसके लिए आदेश जारी कर दिया है केरल के द्वारा। केरल के जो मुख्यमंत्री कौन है, पी विजयन है, और वहाँ की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम, या कहें त्रिवेंद्रम। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, केंद्र सरकार ने जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का फैसला किया, तो इससे पहले इस तरह की गणना यानी जनगणना कब हुई थी, इस तरह का सेंसस जिसमें कास्ट सेंसस भी हो शामिल। आंसर का 1931, इतने साल बाद अब हो रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली जो राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी है, उसी ने ये फैसला किया मई में कि भारत में जो अगली जनगणना होगी 2027 में होनी है, तो वो जातिगत गणना उसमें शामिल रहेगी। कौन करवाएगा ये जनगणना, तो ये भारत के जो महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त होते हैं, यानी रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वो करवाएंगे इसको। और ये जो सेंसस कमिश्नर है, रजिस्ट्रार जनरल है, इसकी स्थापना इस पूरे संस्थान की 1961 में हुई थी और गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसके जो कमिश्नर है वो मृत्युंजय कुमार नारायण है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात है। और आमतौर पर देखिए क्या होता है ना, जो जनगणना है ना वो हर 10 साल पर होती है, लेकिन पिछले कई सालों से ये थोड़ा डिले हो रहा है। ओके, पिछली बार ये 2021 में हो जाना था, लेकिन कोविड-19 आया और उसके बाद फिर ये टलता चला गया और आज तक टला हुआ है। तो पिछली बार जनगणना हुई थी 2011 में, 2021 में होनी थी, नहीं हुई। अब 2027 में ये बताया जा रहा है, अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसमें ये भी है, ठीक है। अच्छा, 1931 के बाद जो है ना ये कास्ट सेंसस कभी नहीं हुआ। हालांकि कुछ राज्यों ने जातिगत सर्वेक्षण करवाए थे खुद से, ठीक है, लेकिन उसको सेंसस नहीं कर सकते हैं। जैसे कर्नाटक ने, बिहार ने, तेलंगाना ने, इन सब ने जातिगत जो है ना वो पता करवाया था कि कितनी अलग अलग जातियां हैं, ठीक है, वो सर्वेक्षण कहलाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतदाता सूची से मृतकों का नाम ऑटोमेटिक हटाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने इनमें से किसका डेटा इस्तेमाल करने का ऐलान किया। आंसर होगा रजिस्ट्रार जनरल, यानी भारत के महापंजीयक। तो उसी के ज़रिए अब क्या होगा कि नाम हटा दिया जाएगा ऑटोमेटिकली, जैसे ही वहाँ मतलब उसका डेटा वो लेकर तुरंत ही ये हटा दिया जाएगा। ओके, तो इसमें बहुत सारी जो मेहनत है वो कम हो जाएगी इसके ज़रिए, क्योंकि फिर पहले छटाई होती थी, वो होगी, लेकिन अब आसानी से चूँकि मृत्यु प्रमाण पत्र लेंगे और वो तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इन सेंसस के पास रिकॉर्ड हो जाएगा, वहाँ से डेटा चुनाव आयोग को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, एनसीईआरटी की 7वीं कक्षा की जो टेक्स्ट बुक्स हैं यानी पाठ्य पुस्तक है, उनमें से किसका इतिहास मिटा दिया गया है, हटा दिया गया है। आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी मुगल और दिल्ली सल्तनत हटा दिया गया है। एनसीईआरटी की 7वीं की जो कक्षा की ये टेक्स्ट बुक है उसमें ये बड़ा बदलाव अब देखने को मिला है कि मुगल और दिल्ली सल्तनत अब नहीं पढ़ाया जाएगा। इसकी जगह क्या हुआ है कि सामाजिक विज्ञान में सोशल साइंस की किताब समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे, उसमें प्राचीन भारतीय राजवंशों जैसे मगध, मौर्य, शंगु, सातवाहन, इन सब पे नए अध्याय होंगे। मतलब पहले से थे लेकिन उसको थोड़ा विस्तार दिया गया है और इसका ध्यान जो भारतीय जो लोकाचार है इन सब पर होगा। इसके अलावा कई सारी चीज़ें, भूगोल में भारत को थोड़ा बढ़ाया गया है इसमें, ठीक है, कुछ चैप्टर्स बढ़ा दिए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। अपॉइंटमेंट यानी नियुक्तियाँ। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने फुटवेयर एवं कपड़ा उद्योग विकास परिषद का चेयरमैन किसको नियुक्त कर दिया है। आंसर को पूरन चंद्र डावर, ठीक है, पूरन चंद्र डावर, इनको नियुक्त कर दिया गया है अब। ओके, ये पूरा जो ये परिषद है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं डेवलपमेंट काउंसिल फॉर फुटवेयर एंड लेदर इंडस्ट्री, तो उसको पुनर्गठन किया गया और ये देश में लेदर इंडस्ट्री को लेकर बढ़ावा देने को लेकर काम करता है ये संगठन। आगे बढ़ते हैं और उससे पहले आपको बताऊं कि अभी पिछले दिनों यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ था, तो उसमें जो करंट अफेयर्स के ना शानदार प्रश्न टकराए थे जो मैं आपको पढ़ाता हूँ डेली, वीकली और मंथली में, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, प्रश्न है और साथ में मैंने वो वीडियो भी दिखाया है साथ में कि आप देखिए कि किस तरीके से प्रश्न टकराए हैं लगातार, लाइन बाय लाइन भी। और
शार्प लर्निंग ऐप पर आप अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं। गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर लेना शार्प लर्निंग ऐप, और वहाँ पर कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं और उसमें करंट अफेयर्स के मेंबरशिप प्लान चल रहे हैं, जैसे आईएसपीएस मेंबरशिप प्लान है और दूसरा है बेसिक मेंबरशिप प्लान। और इसमें क्या मिलता है, पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाते हैं और अगले 1 साल तक अपडेट आपको मिलता रहता है। पीडीएफ मिलता है, टेस्ट मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, ये सब कुछ मिलता है। और पीडीएफ जो ना कई तरीके के होते हैं, 1 लाइनर, एमसीक्यू नोट्स होता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ताकि आप शानदार ढंग से तैयारी कर सकें। एक और बात कि 71st बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके जीएस फाउंडेशन बैच की तैयारी चल रही है, मतलब वो तैयारी हो रही है, हम लोग करवा रहे हैं, पूरी टीम जो है ना जीएस पढ़ा रही है। ज्वाइन कर सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप पर, बहुत मामूली सा प्राइस है उसका। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं, नाम आपको याद रखना चाहिए क्योंकि पूछे गए हैं कई बार एग्जामिनेशंस में। आंसर होगा इसका अजय कुमार, ठीक है, नाम है अजय कुमार और ये रहा इनका फोटोग्राफ। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद 13 मई को अजय कुमार को यूपीएससी का नया चेयरमैन बना दिया गया है। इन्होंने किसकी जगह ली है, प्रीति सूदन की जगह ली है, जिनका कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो गया था। ठीक है, ये केरल कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और आपको बताऊं कि डिफेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं पिछले वक्त में। तो यूपीएससी के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है ना 6 ईयर होता है या फिर 65 यानी 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, एज। अगला क्वेश्चन, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश का नाम बताएं जिन्हें राष्ट्रपति ने 14 मई 2025 को शपथ दिलाई है। आंसर क्या होगा, जस्टिस BR गवई। पूरा नाम क्या है, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। ठीक है, तो उनको अब नया CGI बना दिया गया है, इस देश के मुख्य न्यायाधीश हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी कह सकते हैं उनको। ठीक है, तो और एक और बात बताऊं कि वो भारत में न्यायिक शक्ति के शिखर पर पहुंचने वाले गणतंत्र इतिहास के पहले बौद्ध चीफ भी कहेंगे इनको। ठीक है, ये बौद्ध है और इनको दलित भी बताया जा रहा है, तो ये इस पद पर पहुंचने वाले ऐसे दूसरे दलित हैं जो CGI बने हैं। इससे पहले जस्टिस KG बालाकृष्णन 2007 में पहले दलित थे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। तो देश के कुछ पिछले जो चीफ जस्टिस हैं, जैसे अभी वाले जो हैं वो BR गवई हो गए 52nd यानी 52वें। 51वें जस्टिस संजीव खन्ना थे। 50वें जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे। उससे पहले जस्टिस UU ललित थे। उससे पहले जस्टिस NV रमना थे। उससे पहले जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। उससे पहले रंजन गोगोई थे और दूसरे वगैरह थे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नालसा उसका कार्यकारी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है मई में। आंसर का जस्टिस सूर्यकांत। क्या नाम है, जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, सीनियरिटी में जस्टिस BR गवई के यानी CGI के ठीक बाद में है, तो उन्हीं को बनाया जाता है आमतौर पे। तो उन्हें बनाया गया है 14 मई को जो है ये फैसला किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, इसमें क्या होता है, ये प्राधिकरण जो है ना वो मदद करता है लोगों का, ये कानूनी सेवा से रिलेटेड, यानी अगर किसी को कानूनी मदद नहीं मिल रही है या उसके पास पैसे नहीं है मुकदमा लड़ने के लिए, तो यहाँ से मदद दी जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी NFDC का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसको नियुक्त कर दिया है। आंसर होगा प्रकाश मुदगल। क्या नाम है, प्रकाश मुदगल। वो भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं। तो 5 मई को उनको राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन उसका मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया है। ये NFDC है क्या, NFDC इसको फिल्मों के विकास के लिए भारत में बनाया गया था 1975 में। ठीक है, उद्देश्य ये कि भारतीय सिनेमा और विशेषकर जो क्षेत्रीय सिनेमा है, समानांतर सिनेमा है, तो उन सब के डेवलपमेंट किया जाए। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, नए पोप का नाम बताएं जिन्हें मई 2025 में चुना गया है। नाम क्या है, नाम है पोप लियो 14। ठीक है, पोप लियो 14, ये रहा फोटोग्राफ इनका। तो 8 मई को उनको चुना गया। वैसे इनका पुराना जो नाम है वो कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट था, या कहें रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट था नाम, और
पोप बनने के बाद नाम बदलना होता है, तो उन्होंने नया नाम लिया है पोप लियो 14। ठीक है, तो कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े वो अधिकारी होते हैं। ईसाई धर्म में देखिए कई सारी शाखाएं होती हैं। क्रिश्चियनिटी में एक कैथोलिक होता है, प्रोटेस्टेंट होता है और ऑर्थोडॉक्स होते हैं। तो उसी में सबसे बड़ा जो समुदाय है ना कैथोलिक है, तो उसी के जो उच्चतम धार्मिक पदाधिकारी ये पोप बनाए हैं। ठीक है, इनका मुख्यालय कहाँ होता है? रोम में वेटिकन सिटी है, वहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? यहाँ पर डिप्टी चीफ की बात हो रही है। आंसर का है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। क्या नाम है? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। तो उन्होंने एयर मार्शल एसपी धारकार की जगह ली है, जो कि 30 अप्रैल को रिटायर हो गए थे। ठीक है, तो इनको वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया गया है 2 मई को। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण बैंकों के विलय के बाद बिहार ग्रामीण बैंक के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर का आशुतोष कुमार झा। आशुतोष कुमार झा। देखिए बिहार में 2 ग्रामीण बैंक थे, उनका मर्जर किया गया, देश भर में मर्जर किया गया है अलग अलग राज्यों में। तो बिहार में क्या है, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, उनका विलय कर दिया गया था 1 मई को। और इसके बाद जो गठन हुआ, बिहार ग्रामीण बैंक का गठन हुआ और उसी के जो अब अध्यक्ष जो बना दिए गए हैं वो हैं आशुतोष कुमार झा। ठीक है, ग्रामीण बैंक का इसका मुख्यालय पटना में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड यानी NSAB, तो उसके नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? आंसर होगा आलोक जोशी। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल को ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का पुनर्गठन किया है। और ये पुनर्गठन जो है ना वो जम्मू कश्मीर के जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था उसके बाद किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो भारत की सुरक्षा से जुड़े हुए बड़े मुद्दों पर सरकार को सलाह देती है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग मेंबर भी हैं, ये 3। ओके, अब बात करते हैं अवार्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पर होगा, 7 समिट चैलेंज पूरा करने वाले सबसे युवा भारतीय पर्वतारोही कौन बन गए हैं? आंसर होगा विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। ठीक है, ये है नाम है इनका। 16 वर्ष के हैं, हैदराबाद के हैं। उन्होंने वैसे तो 11 वर्ष की उम्र से ही मतलब पहाड़ों पर चढ़ना शुरू कर दिया था। और आज हम देख रहे हैं कि उन्होंने तमाम जो 7 महाद्वीप हैं उसके सभी जो चोटियां हैं उस पर चढ़े हैं। कौन कौन? माउंट एवरेस्ट एशिया में, एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका में, माउंट डेनाली ये उत्तर अमेरिका में, माउंट एल्ब्रस यूरोप में, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में, माउंट किसियास्को ये ऑस्ट्रेलिया में और माउंट विंसन अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाले एवरेस्ट मैन का नाम बताएं। नाम है कामी रीता शेरपा। ठीक है, हर साल वो चढ़ जा रहे हैं और इस बार 31वीं बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। और ये रिकॉर्ड नया पिछला ही अपना रिकॉर्ड तोड़ कर बनाया है। और ये रिकॉर्ड बनाया कब? अभी वाला 27 मई 2025 को। अगला क्वेश्चन, अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड यानी AMA जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी है? राजा कुमारी। राजा कुमारी ने 27 मई को ये खिताब जीत लिया है अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड। और उन्होंने किस साउंड ट्रैक के लिए जीता है? तो अर्केन लीग ऑफ लीजेंड्स, उसके लिए ये जीता है उन्होंने। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने मई 2025 में सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 39 कर्मियों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए। तो किस काल में दिए जाने वाला अवार्ड है? इनमें से कौन सा? युद्ध काल, शांति काल या उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा शांति काल। शांति काल में ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो 22 मई को उन्होंने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। ठीक है, तो कीर्ति चक्र जो है वो 6 दिया गया है, उनमें से 4 मरणोपरांत है। और शौर्य चक्र 33 दिया गया है, जिसमें से 7 मरणोपरांत हैं। ठीक है, तो देखिए ये महत्वपूर्ण बात है, आपको याद रहना चाहिए। युद्धकालीन कौन कौन से सर्वोच्च सम्मान होते हैं? तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र होता है। और शांति काल का सर्वोच्च जो वीरता पुरस्कार होता है वो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र होता है। उसके बाद अन्य पदक होते हैं, जैसे सेना पदक, नौसेना पदक, वायुसेना पदक, ये सब भी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, लेकिन उससे पहले
मैं लिस्ट भी दे देना चाहता हूँ किन किन ने ये जीत हासिल की है, पुरस्कार जीता है। तो कीर्ति चक्र जो है ना वो मेजर मल्ला राम गोपाल नायडू भारतीय सेना से, मेजर मंजीत भारतीय सेना से, और मरणोपरांत अगर कीर्ति चक्र की बात करेंगे तो ये लिस्ट आप देख रहे हैं। इसके अलावा शौर्य चक्र का जो पूरी लिस्ट है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। मैंने पीडीएफ में सब कुछ दे दिया है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि नाम पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है जैसे मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था कि ये शांतिकालीन है या फिर युद्धकालीन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का नाम बताएं जिन्हें राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। तो आंसर होगा गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य। ठीक है, तो 16 मई को राष्ट्रपति ने ये अवार्ड दिए हैं। ओके, ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है? तो भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च ये भारतीय साहित्य पुरस्कार है। ठीक है, और ये 1965 से लगातार दिया जाता है। ओके, ये अवार्ड। क्वेश्चन होगा राष्ट्रपति ने कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड 2025 दिए? आंसर होगा 7 लोगों को दिए गए हैं टोटल। ठीक है, तो ये अवार्ड 3 तरह के होते हैं। पद्म विभूषण जो कि दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान वो होता है भारत रत्न, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्म श्री माना जाता है। ठीक है, तो टोटल जो अवार्ड जो दिए गए हैं 139 दिए गए हैं। तो उनमें अब बात करेंगे हम लोग कि किस किस को कितना है। तो 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। अब सवाल यहाँ पर होगा कि कौन 7 लोग हैं जिनको 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, कौन कौन है? तो आप ये देख रहे हैं पूरी लिस्ट। ठीक है, इन सब को ये अवार्ड दिया गया है एक एक को। ठीक है, और इनका फोटोग्राफ भी मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये है दुवेश्वर नागेश्वर रेड्डी, मेडिसिन के क्षेत्र में इनको मिला है। जस्टिस जगदीश सिंह खेहर जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं, तो उनको दिया गया है। कुमुदनी रजनीकांत लाखिया आर्ट के क्षेत्र में दिया गया है इनको। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम आर्ट्स के क्षेत्र में इनको दिया गया, कर्नाटक से हैं। एमटी वासुदेव नारायण मरणोपरांत दिया गया, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये केरल से थे। ओसामू सुजुकी इनको मरणोपरांत दिया गया है, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में ये जो सुजुकी कंपनी है उसके चेयरमैन रह चुके थे। और शारदा सिन्हा को दिया गया मरणोपरांत आर्ट्स के क्षेत्र में बिहार से। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे क्या कि पद्म भूषण अवार्ड जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो किन्हें दिया गया, कितने लोगों को दिया गया, टोटल संख्या कितनी है? आंसर होगा 19, टोटल 19 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। अब बात करेंगे हम लोग कि ये कौन कौन हैं 19 लोग जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो शेखर कपूर हैं आर्ट्स के क्षेत्र में, एस अजित कुमार हैं एक्टर हैं, शोभना चंद्र कुमार एक्ट्रेस हैं, अनंतनाग एक्टर हैं, आनंद मुरी बालकृष्णा एक्टर हैं, पंकज उदास मरणोपरांत जो सिंगर थे गजल गायक उनको मिला, जतिन गोस्वामी आर्ट्स के क्षेत्र में, पीआर श्री जयेश खिलाड़ी हैं उनको मिला, मनोहर जोशी मरणोपरांत मिला है पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में, सुशील कुमार मोदी उनको पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में मिला है। सुशील कुमार मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, मनोहर जोशी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ए सूर्य प्रकाश उनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है, ये प्रसार भारती के अध्यक्ष रह चुके हैं। विवेक देबराय मरणोपरांत मिला है, ये प्रधानमंत्री का जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके अध्यक्ष रह चुके थे। राम बहादुर राय पत्रकार हैं उनको मिला, साध्वी रितंभरा उनको मिला है, विनोद धाम को मिला, ये अमेरिका से हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। डॉक्टर जोस चुक पोरियापुरम ये केरल से मेडिसिन के क्षेत्र में मिला, पंकज पटेल को मिला, कैलाशनाथ दीक्षित पुरातत्व के क्षेत्र में, और नल्ली कुप्पू स्वामी चट्टी इन सबको मिला है ये अवार्ड। ठीक है, तो ये पूरे फोटोग्राफ भी आप ये देख लीजिए। इन सब एक्टर्स को भी आप जानते होंगे, ये एक्टर्स हैं, ये भी एक्टर हैं, ये भी एक्टर हैं, और अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, तो उन सब को भी एक अवार्ड दिया गया है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न होगा यहाँ पर, राष्ट्रपति ने कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिए हैं? टोटल 113 लोगों को ये सम्मान दिया गया है। तो अब पद्मश्री अवार्ड विजेताओं की लिस्ट देख लेते हैं। टोटल 113 हैं। तो हमने क्या किया ना, ध्यान रखने के लिए
अलग अलग कैटेगरी वाइज कर दिया। जैसे कला के क्षेत्र में ये सारे लोग हैं, काफ़ी लंबा नाम है, ये तमाम नाम है, ठीक है। तो काफ़ी लंबा ये पूरी लिस्ट है, तो इन सबको याद रखना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा ही, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं। पूरा मैंने पीडीएफ में दे दिया है, वहाँ भी लेटेस्ट अपडेट अवेलेबल है वहाँ पर। जैसे ये कला के क्षेत्र तक था, अब साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग ये देख रहे हैं, ये तमाम लोग, ठीक है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। इसके अलावा हम देखेंगे व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, तो इतने लोग हैं, इन सबको ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा की। जैसे अरुंधति भट्टाचार्य, ये एसबीआई की पूर्व चेयरपर्सन है, ठीक है। तो ये सब नाम महत्वपूर्ण है। अब मेडिसिन के क्षेत्र में इतने लोग हैं, इन सबको अवार्ड दिए जाने की घोषणा हुई है। सोशल वर्क के क्षेत्र में इतने लोग हैं जो कि पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, ठीक है। साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये नाम है, ओके। इसके अलावा आध्यात्मिकता के क्षेत्र में ये नाम है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में टोटल ये नाम है, और हम देख रहे हैं कि पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में इन लोगों का ये नाम है। एग्रीकल्चर अन्य में ये हैं और कुछ ये हैं, तो टोटल 113 विजेता हैं जिनको ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। चलें आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। सबसे ज़्यादा किस संस्थान को 4 पुलित्ज़र पुरस्कार 2025 मिला? आंसर होगा न्यूयॉर्क को मिला, न्यूयॉर्क टाइम्स को सबसे ज़्यादा मिला। और पूरी लिस्ट यहाँ पर ये देख रहे हैं, पुलित्ज़र पुरस्कार के ये पूरी लिस्ट है। देखिए इसमें भारत से सीधा नाता नहीं है, लेकिन भारतीय मूल के कुछ लोग हैं, जैसे कविता सुराना, ये सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में मिला है। तो ये सब अवार्ड हैं। भारत से सीधा लिंक होता तो प्रश्न आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सिंपली आप ये देख सकते हैं एक नज़र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग, किस भारतीय फिल्म निर्माता को फ्रांसीसी सरकार ने प्रतिष्ठित ऑफिसिडोर डॉ ला यानी ऑर्डे दिस आर्ट एट दिस लेटर्स, इसको अंग्रेजी में इस तरह से भी कह सकते हैं, वो फ्रेंच में था। ये ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, तो ये अवार्ड जो है ना वो दिया गया है। आंसर का पायल कपाड़िया, ये सम्मान मुंबई में जो फ्रांसीसी काउंसलेट है वहाँ पर दिया गया है। इससे पहले ये सम्मान अन्य लोगों को मिल चुका है अलग अलग वर्षों में, जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, लता मंगेशकर, इन सबको भी। अगला क्वेश्चन, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया? आंसर होगा कुमार मंगलम बिरला को, ठीक है। आदित्य बिरला समूह है, उसके अध्यक्ष हैं, उनको यह अवार्ड मिला है। और अब बात करेंगे हम लोग डिफेंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर होगा, इंडियन नेवी ने 5वीं शताब्दी के अजंता चित्रों पर आधारित प्राचीन सिले हुए जहाज का पुनर्निर्माण किया है, तो इसका नाम क्या रखा गया है? आंसर होगा INSV कॉन्डिन्य। क्या है? INSV कॉन्डिन्य, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं सिला हुआ जहाज, प्राचीन जो उस वक्त अजंता चित्र थे उसके आधार पर इसको बनाया गया है। और ये जो कर्नाटक में नौसेना बेस है ना करवार में, वहाँ पर 21 मई को आधिकारिक तौर पर इसको इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन होगा, इनमें से किस एथलीट को मई 2025 में टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान की गई है? आंसर होगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा इससे पहले भारतीय सेना में सूबेदार मेजर के पद पर काम कर रहे थे, और तो वहाँ से उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर वो पहुँचे हैं। भारत ने पहलगाम हमले यानी कहें आतंकी हमले के बाद मई 2025 में पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया, तो इस अभियान का क्या नाम था? आंसर होगा ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स ने 6 और 7 मई की आधी रात को करीब 1:05 पर पाकिस्तान और पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक किया था, और इस तरीके से अलग अलग जगहों पर ये हमले किए थे, और 100 से ज़्यादा जो आतंकी थे उसको मार गिराया था भारत ने, ठीक है। और ये पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद किया गया था ऑपरेशन सिंदूर। अगला क्वेश्चन होगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सुरक्षा कवच का प्रमुख हथियार S-400 किस देश से खरीदा गया था? आंसर होगा रूस से खरीदा गया था। जैसे 7 और 8 मई की रात को भारत ने जो एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान के 3 बड़े क्षेत्रों में,
9 क्षेत्रों में किया था पीओके और पाकिस्तान के, लेकिन बाद में फिर ये दायरा बढ़ गया और उधर से और हमले हुए, ड्रोन अटैक हुए, मिसाइल अटैक हुए, तो भारत ने जो है अपना डिफेंस सिस्टम वो अलर्ट किया हुआ था और उसकी वजह से S-400 और भी कई सारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम इन सब के ज़रिए रोक दिया था और बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाया था। ठीक है, तो भारत ने जो है ना वो S-400 रशिया से ख़रीदा हुआ है। इसमें एक बैटरी में बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, एक ज़बरदस्त रडार होता है जो 600 किलोमीटर तक का वो नज़र रखता है पूरा, और उसके बाद कमांड सेंटर होता है, फिर एक और रडार होता है जो और मिसाइल लॉन्चर होते हैं, अलग अलग तरह के मिसाइल लॉन्चर होते हैं, दूर के नज़दीक के, ये सब चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हमले का प्रमुख हथियार हार्पी ड्रोन किस देश से खरीदा गया था? आंसर का इजराइल। ये जो ड्रोन है, और ड्रोन और मिसाइल का मिक्सअप कह सकते हैं इसको, लगातार 6 घंटे तक उड़ान भर सकता है 500 से 1000 किलोमीटर दूर तक, और ये सुसाइडल ड्रोन है, यानी जाता है और खुद को नष्ट कर लेता है, वहाँ विस्फोट कर देता है। अगला क्वेश्चन, हवाई हमलों से बचने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में 7 से 8 अप्रैल 2025 तक, मई 2025 तक, 7 से 8 मई 2025 तक नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करवाने को कहा। तो इससे पहले इस तरह की कब हुई थी मॉक ड्रिल? ठीक है, कब हुई थी भाई? तो उसका आंसर होगा 1971 में। ओके, 1971 में इससे पहले हुई थी, और ये मई में अभी 2025 में करवाई गई। दरअसल जब तनाव बढ़ा उसके बाद हुआ कि मामला और बढ़ सकता है, तो उसके बाद फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो है वो नागरिक सुरक्षा के लिए, यानी सिविल डिफेंस के लिए ये मॉक ड्रिल कराया था 244 जिलों में, ताकि अगर कोई आपात स्थिति होती है तो वो जूझने के लिए लोग तैयार रहें, क्योंकि जंग जो है ना वो केवल बॉर्डर पे नहीं बल्कि पूरे देश में लड़ी जाती है, और हर आदमी उस वक्त मोड में होता है लड़ाई के। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन, भारत ने किस नदी पर बने सलाल डैम और बगलिहार जल विद्युत परियोजना बांध के गेट को मई 2025 में बंद कर दिया, जिससे पाकिस्तान की ओर पानी जाना बंद हो गया था? आंसर होगा चिनाब पर ये सलाल डैम था और उसको बंद कर दिया था कुछ वक्त के लिए। ओके, इसके अलावा रामबन में बगलिहार जल विद्युत जो बांध है उसको भी बंद कर दिया गया था। ठीक है, आगे बताएंगे और डिटेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच DRDO ने MIGM यानी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन उसका परीक्षण किया। तो ये किस तरह का डिफेंस ये इक्विपमेंट है या हथियार है? आंसर का समुद्री बारूदी सुरंग। ठीक है, समुद्री बारूदी सुरंग है। DRDO ने मई में इसका परीक्षण किया, और ये क्या है? नौसेना का एक माइन है, और ये समुद्र में तैनात कर दिया जाता है ताकि अगर कोई दुश्मन का जहाज आ रहा है तो वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देश के ऐसे पहले एक्सप्रेसवे का नाम बताएं जहां पर रात में वायुसेना के विमानों की लैंडिंग की व्यवस्था है, और इसका परीक्षण मई 2025 में किया गया। आंसर गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है, तो गंगा एक्सप्रेसवे जो है ना वो देश का ऐसा पहला एक्सप्रेसवे है जहां पर नाइट लैंडिंग की व्यवस्था है एयरफोर्स के विमानों के लिए। लेकिन अगर सिर्फ लैंडिंग की व्यवस्था होगी दिन में, तो ये ऐसा तीसरा एक्सप्रेसवे है। ठीक है, इससे पहले यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भी वहाँ जो है वो जहाज़ों के उतरने और फिर उड़ान भरने की व्यवस्था है, लेकिन अगर रात की बात होगी तो वो है गंगा एक्सप्रेसवे। आगे बढ़ते हैं, किस पड़ोसी देश ने अप्रैल 2025 में भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया? आंसर होगा पाकिस्तान के लिए बंद किया था। उसके बाद तो भारत ने जो वहाँ पूरी हालत बिगाड़ दी थी। ठीक है, तो पहलगांव के जो बैसरन की घाटी में जो हमला हुआ था 22 अप्रैल को, तो उसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी, और उसी के बाद भारत ने क्या किया? बहुत सारे एक्शन लिए थे, जैसे सिंधु जल समझौता उसको स्थगित कर दिया था, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने शिमला समझौता स्थगित कर दिया था, भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया, फिर भारत ने उसके विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया था।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सिप्री की ताज़ा रिपोर्ट जो कि वर्ष 2025 में जारी हुई, उसके अनुसार वर्ष 2024 में यानी उससे पहले के साल में ग्लोबल मिलिट्री खर्च में भारत किस स्थान पर रहा है? आंसर का 5वां। पिछली बार 4थे स्थान पर था, इस बार 5वें स्थान पर है। भारत का जो मिलिट्री खर्च है वो 86.1 बिलियन डॉलर रहा है, तकरीबन 7.19 लाख करोड़ रुपए, ऐसा सिप्री का कहना है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। चले आगे बढ़ते हैं। सिप्री की ताज़ा रिपोर्ट जो कि वर्ष 2025 में जारी हुई, उसके अनुसार वर्ष 2024 में ग्लोबल मिलिट्री खर्च पर पहले स्थान पर कौन सा देश है? मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा खर्चा कौन कर रहा है मिलिट्री पर? तो आंसर होगा अमेरिका। 997 बिलियन डॉलर, लगभग 82.75 लाख करोड़ रुपए ये खर्च कर रहा है अमेरिका। ठीक है, बहुत बड़ी रकम है ये। ओके, भारत की जो टोटल बजट है उससे भी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो पहले स्थान पर अमेरिका है, फिर चाइना, फिर रूस है, जर्मनी है, फिर भारत है, और उसके बाद अगर देखेंगे बहुत नीचे 29वें स्थान पर पाकिस्तान है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर होगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस देश के वेब सीरीज, फिल्में और गाने, पॉडकास्ट, इन सारे कंटेंट पर मई 2025 में बैन लगा दिया, प्रतिबंध? आंसर होगा पाकिस्तान। ठीक है, ये बड़ा फैसला किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस देश के साथ 63,000 करोड़ रुपए के 26 मरीन राफेल जेट खरीदने का समझौता किया? आंसर होगा फ्रांस के साथ किया। 28 अप्रैल को किया गया ये 630 अरब रुपए में, यानी 7.4 बिलियन डॉलर में 26 राफेल खरीदे जाएंगे और उनको INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। प्रश्न होगा, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉमैडिक एलिफेंट 2025 का आयोजन मई और जून 2025 में हुआ है? आंसर क्या होगा? मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया के उलान बटार जो वहाँ की राजधानी है, वहीं पर यह आयोजन किया गया है। 31 मई से ये चल रहा है, 13 जून तक होगा। ठीक है, भारत और मंगोलिया के बीच में ये हर साल बारी बारी से होता है, तो ये 17वां संस्करण है। पिछला जो संस्करण था 16वां, वो मेघालय में हुआ था, उमरोई में। ओके, और मंगोलिया एक लैंड लॉक्ड देश है, वहाँ के राष्ट्रपति का नाम है उखनागिन सुरेल सुख, राजधानी उलान बटार है। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय सेना ने मई 2025 में किस राज्य के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में तीस्ता प्रहार अभ्यास किया? आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इसमें अलग अलग जो मतलब सेना की अलग अलग इकाइयां हैं, पैदल सेना, तोपखाना, टैंक यूनिट, अर्ध विशेष बल, सेना की विमान जो इकाई है, इंजीनियरिंग, सिग्नल कोर, ये सब इसमें शामिल हुए थे। और अब बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी आर्थिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन होगा यहाँ पर, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कोयले का आयात 7.9% घटकर कितने मिलियन टन हो गया है? आंसर होगा 243.62 मिलियन टन। ठीक है, घटा है आयात, हालांकि बहुत मामूली घटा है, लेकिन फिर भी ये घटना अच्छी बात मानी जा रही है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी जो है ना वो तेज़ी से बढ़ी है। इसके अलावा जो देश में कोयले का उत्पादन है ना घरेलू तौर पर, वो बढ़ा है। इसकी वजह से हमें आयात पर निर्भरता थोड़ी कम करनी पड़ी है, कम हुई। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम यानी BPSS की जगह पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड यानी PRB का गठन किया, तो इसके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? आंसर होगा RBI गवर्नर। ये पदेन जो है ना वो अध्यक्ष बना दिया गया है, चेयरमैन बना दिया गया है। तो अभी RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। ठीक है, तो सरकार ने 21 मई को ये पेमेंट इकोसिस्टम में काफ़ी बदलाव करते हुए पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड का गठन किया है। 6 मेंबर होंगे, चेयरमैन होंगे RBI के गवर्नर, और ये तमाम जितने भी पेमेंट्स होते हैं उन सब को लेकर निगरानी करेगा। भारत की थोक महंगाई दर अप्रैल 2025 में कितनी थी? आंसर होगा 0.85%। ठीक है, 0.85%। बताया जाता है कि जो खाद्य सामग्री है उसके थोक सामान के रेट में जो कमी आई थी, उसकी वजह से महंगाई दर में कमी देखने को मिल रही है, थोक में भी। तो थोक महंगाई दर कौन जारी करता है? तो DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है।
अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में देश में खुदरा महंगाई दर कितनी थी, यानी रिटेल इन्फ्लेशन, तो 3.16% कहेंगे हम। ओके, और ये लगभग 1.5 साल का निचला स्तर है। और कौन जारी करता है इसको? इसको जारी करता है यानी खुदरा महंगाई दर को NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसके द्वारा जारी होता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के आंकड़ों के अनुसार भारत 2025 में किस देश को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? आंसर का जापान। ठीक है, भारत जापान को पीछे छोड़ देगा। IMF ने ये आंकड़े जारी किए हैं और उसके मुताबिक 2025 के अंत तक भारत की जो GDP है ना, वो अनुमानित हो जाएगी $4.187 ट्रिलियन। कितना? $4.187 ट्रिलियन। तो इसी के साथ ये जापान को पीछे छोड़ देगा। अभी नहीं छोड़ा है पीछे, लेकिन आने वाले वक्त में कुछ महीने में ये हो जाएगा। तो IMF जो ने उसी ने ये प्रोजेक्शन किया है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अमेरिका में है। ठीक है, और उसकी चीफ कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। अब पर्यावरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। किस गांव को भारत का पहला महावत गांव घोषित किया गया है? आंसर होगा थेप्पाकाडू। थेप्पाकाडू, ठीक है, ये तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है ये गांव, और महावतों के लिए है। महावत हाथियों को प्रशिक्षित करना, संभालना, इन सब का काम होगा वहाँ पर। और उद्घाटन वर्चुअली किया गया तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के द्वारा। वहाँ घर बनाए गए हैं महावतों के लिए। अगला क्वेश्चन, रिसर्चर्स ने किस राज्य में अनोखी गुफा मछली प्रजाति की खोज की है? आंसर होगा मेघालय में। अभी मई में ही ढूंढा गया है। ठीक है, और ये गुफा मछली की 6ठी नई प्रजाति है। और ये गुफा के अंदर करीब 60 मीटर गहरे पानी में कुंडों में ये बहती है। और इसकी पूंछ पर मोटी काली लाइन होती है, और इसके कारण इसको डेंसिक लावा नाम दिया गया है। डेंसिक लावा, ठीक है, और इसकी आंखें नहीं होती हैं। और ये एकमात्र मछली है जो 2 अलग अलग वातावरण में ढल सकती है। खास चीज़ है ये। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर होगा, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच यानी GFW, उसके अनुसार भारत में वन क्षेत्र के नुकसान की सबसे बड़ी वजह इनमें से क्या है? आंसर होगा जंगल में आग लगने की घटना। सबसे बड़ी वजह यही बताई गई है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार। आगे थोड़ा डिटेल बताते हैं। प्रश्न होगा, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच यानी GFW, उसके नए डेटा के अनुसार भारत ने वर्ष 2024 में कितने हेक्टेयर प्राथमिक जंगल खो दिए? आंसर होगा 18,200 इतने। और ये मई 2025 में ये आंकड़े जारी किए गए हैं। तो ये डेटा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जंगल खोने का, भारत जंगल खो दे रहा है। 2024 में 18,200 हेक्टेयर, 2023 में 17,700 हेक्टेयर, 2022 में 16,900 हेक्टेयर। तो इससे पहले कुछ सालों तक ये माना जाता था कि कृषि के लिए वनों को हटाया जा रहा है, लेकिन नहीं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि आग लगने की वजह से जंगल जो है वो नष्ट हो रहे हैं। तो ये एक रिपोर्ट है, और इसके बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने ना PDF में भी दिया हुआ है, वहाँ भी आप देख सकते हो। PDF जो है ना वो शार्प लर्निंग ऐप पर मिल जाएगा। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है या कोई कोर्स परचेज किया हुआ है उनको अवेलेबल कर दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया? और कई देशों के लोग और ग्लेशियोलॉजिस्ट यानी जो ग्लेशियर के स्पेशलिस्ट हैं, और उन्होंने मई 2025 में श्रद्धांजलि दी। आंसर का नेपाल। ये नेपाल का पहला ऐसा ग्लेशियर माना जा रहा है जो मृत घोषित किया गया। ठीक है, बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचे थे, और ये देख रहे हैं आप जो फोटोग्राफ है किस तरीके से अलग अलग वर्षों में ये ख़त्म हुआ, और वहाँ पर अब ग्लेशियर वो उसका ज़्यादातर हिस्सा ख़त्म हो चुका है और बहुत दूर जा चुका है उसका बर्फ़। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य सरकार ने लॉन्च की? आंसर को उत्तर प्रदेश। 17 मई को इसको लॉन्च किया गया है। इसमें ये होता है इस तरीके से कि आप चारों तरफ का देख सकते हैं, ग्लास बहुत ज़्यादा होता है लगा हुआ इसमें। ठीक है, वैसे ये कोई नया नहीं है विस्टाडोम, लेकिन अगर हम बात करेंगे कि प्रश्न के अनुसार कि ये जंगल सफारी में, तो जंगल सफारी में इसका प्रयोग पहली बार किया गया। वैसे इस तरह की ट्रेन जो है ना वो नॉर्थ ईस्ट में आपको वहाँ दिख जाएगी। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB, या फिर कहें ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक
इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका नया सदस्य कौन बन गया है? आंसर क्या होगा? अल्जीरिया। ठीक है, वैसे आपने पिछले साल भी ये नाम इसके बारे में सुना होगा, लेकिन अब ऑफिशियल रूप से अनाउंस कर दिया गया है कि अब ये भी मेंबर हो गया है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसके संस्थापक सदस्य कौन कौन? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और अदर मेंबर की अगर हम बात करेंगे तो वो है बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे, मिस्र और अब अल्जीरिया भी फाइनली हो गया है मेंबर। ठीक है, तो अल्जीरिया के प्रेसिडेंट कौन है? अब्देल मजीद तेब्बोन। राजधानी यहाँ की है अल्जियर्स। यहाँ पर मुद्रा चलती है अल्जीरियाई दिनार। प्रश्न होगा, केंद्र सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्यकारी निदेशक केवी सुब्रमण्यम का कार्यकाल समय से पहले खत्म करके उसको वापस बुला लिया? आंसर का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। ठीक है, ये विवाद हो गया था और बहुत ही अप्रत्याशित घटनाक्रम देखने को मिला। ये जो बुक देख रहे हैं इंडिया एट 100, इसी बुक को माना जा रहा है विवाद शुरू हुआ था, फिर मामला बहुत सारा आगे बढ़ता चला गया और एक बैंक ने इसके करोड़ों रुपए के ये बुक खरीद लिए थे और माना जाता है कि वो गलत तरीके से था। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, IMF मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और 189 देशों का एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और इसकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा और फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर यानी उसके ठीक बाद का जो पद है डिप्टी का, वो गीता गोपीनाथन का है। बात करते हैं विदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। रोमानिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा निकोसोर डैन। तो 26 मई को उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है और छठे राष्ट्रपति हैं वो। रोमानिया एक दक्षिण पूर्व यूरोपीय देश है, वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है निकोसोर डैन। ठीक है, और यही नए राष्ट्रपति बन गए हैं। यहाँ की राजधानी है बुखारेस्ट। भाषा यहाँ पर रोमानियाई बोली जाती है और मुद्रा यहाँ पर रोमानियाई लेव है, रोमानियाई लेव। अगला क्वेश्चन, सूडान में 2023 के गृह युद्ध के बाद पहली बार प्राइम मिनिस्टर कौन बना है? आंसर होगा कामिल अल तैयब इदरीस। कामिल अल तैयब इदरीस। देखिए सूडान में क्या हुआ था, सेना और वहाँ की जो पैरामिलिट्री फोर्स थे दोनों भिड़ गए थे, दोनों अपने अपने देश में, मतलब देश के अलग अलग क्षेत्रों में कब्जा करने के लिए इसमें। ठीक है, तो अब ये दोनों ने तय किया कि चलिए वहाँ यहाँ सरकार होनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर अब इनको बनाया गया है कामिल अल तैयब इदरीस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अमेरिका यानी USA ने मई 2025 में किस देश से आतंकवाद समर्थक देश का टैग सहित कई सारे प्रतिबंध हटा दिए? आंसर का सीरिया से। ठीक है, देखिए सीरिया पर प्रतिबंध जो है ना वो 1979 से ही लगा हुआ था। आतंकवाद समर्थक देश घोषित कर दिया था अमेरिका ने, लेकिन अभी 13 मई को सारे प्रतिबंध हटा दिए हैं। दरअसल हुआ ये है कि वहाँ पर नई सरकार बन गई है और जो पुराने जो सरकार थी उसको खदेड़ दिया विद्रोहियों ने, और विद्रोहियों की वहाँ पर सरकार है। इससे पहले बशर अल असद वहाँ के सीरिया के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनको भागना पड़ा और नई रिजीम है जो कि अमेरिका परस्त है, अमेरिका समर्थक है। यमन के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर होगा सलीम सालेह बिन ब्रिक। ठीक है, तो वहाँ की जो राष्ट्रपति परिषद है उसी ने ये नया प्राइम मिनिस्टर तय कर दिया है। देखिए यमन में क्या है ना, वहाँ गृह युद्ध चल रहा है। यमन में एक बार मैप के ज़रिए दिखाते हैं, ये प्यारा भारत है अपना, और ये जो है ना वो पश्चिम एशिया है, जिसको अमेरिका और यूरोप के लोग इसको मिडिल ईस्ट कहते हैं। तो उसी में ये पीला वाला जो देख रहे हैं आप, ये है यमन। ठीक है, ये एक तरह से दो हिस्से में अघोषित रूप से बट गया है। एक तरफ तो अमेरिकी परस्त सरकार की वो है, उसको सऊदी अरब सपोर्ट करता है, दूसरी तरफ यहाँ पर विद्रोहियों का जो है ना वो कब्जा है। ठीक है, तो इधर वाला जो हिस्सा है ना उसी के नए प्राइम मिनिस्टर अब बन गए हैं और उनका नाम क्या है यमन के? आंसर होगा सलीम सालेह बिन ब्रिक। ओके, इसकी राजधानी सना है और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो यमनी रियाल चलती है। भाषा यहाँ पर अरबी बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएं जिनकी पार्टी ने
मई 2025 में जीत हासिल की और दूसरी बार इन्होंने पद संभाला। आंसर होगा लॉरेंस वोंग। 3 मई को उन्होंने जीत हासिल की, उनकी पार्टी ने, जो पीपल्स एक्शन पार्टी है PAP, उसी ने। और ये पार्टी लंबे समय से वहाँ पर काबिज है। एक बार सिंगापुर भी ले चलते हैं, बहुत छोटा सा देश है, प्यारा भारत रहा अपना। और इस तरफ आएंगे हम तो आपको सीधे मैप में नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये है सिंगापुर। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है थर्मन शनमुगारत्नम। प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग, जो कि दूसरी बार बने हैं। और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। मुद्रा यहाँ पर चलती है सिंगापुर डॉलर। आबादी करीब करीब 60 लाख के आसपास है। और यहाँ पर जो राष्ट्रीय भाषा है वो मलई है। और भी भाषाएं बोली जाती हैं, अंग्रेजी, तमिल, मलई। मलई तो वहाँ की राष्ट्रीय भाषा है ये। इसके अलावा अंग्रेजी, मंदारिनी, तमिल भी बोली जाती है वहाँ पर, ठीक है। और इसके पड़ोसी देश की बात करेंगे तो इधर जो है ना वो मलेशिया हो गया, और इस तरफ ये वाला जो हिस्सा हो गया ये इंडोनेशिया हो गया। अगला क्वेश्चन है, एंथनी अल्बनीज दोबारा किस देश के प्राइम मिनिस्टर चुने गए? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के। 3 मई को वहाँ पर चुनाव हुआ था, उनकी लेबर पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया, उसकी राजधानी क्या है? कैनबरा है। मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग, भारतीय मूल की कमला प्रसाद बिसेसर की पार्टी ने किस देश में चुनाव जीता और दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनी है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो, ये कैरिबियन सागर में स्थित एक देश है। और इससे पहले भी वो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं 2010 से 2015 के बीच में, और अब दूसरी बार वो प्राइम मिनिस्टर बन रही हैं। तो त्रिनिदाद और टोबैगो भी चलते हैं, कैरिबियन सी में स्थित है ये, प्यारा भारत रहा। और ये उत्तरी अमेरिका महादेश और ये दक्षिणी अमेरिका महादेश, और ये है कैरिबियन सी। और वहीं पर ये त्रिनिदाद और टोबैगो एक देश, द्वीपीय देश है, तो वहीं की जो ना वो दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन रही हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो, उसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। और प्राइम मिनिस्टर फिर से कौन बन गई हैं? तो कमला प्रसाद बिसेसर। ये इनका जो परिवार है ना वो बिहार से गया था और फिर वहाँ पर बस गया था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण लोग के निधन से रिलेटेड क्वेश्चन। प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक MR श्रीनिवासन, उनका निधन हो गया 20 मई 2025 को। तो किस आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे? आंसर होगा परमाणु ऊर्जा आयोग। 95 ईयर के थे और उनको अवार्ड कई सारे मिले थे, जैसे 2015 में पद्म विभूषण मिला था, 1990 में पद्म भूषण अवार्ड मिला था, 1984 में पद्मश्री अवार्ड उनको मिल चुका है। गिरिजा व्यास का निधन हो गया 1 मई 2025 को। तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी थी? आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। सीनियर कांग्रेस लीडर थी वो, मूलतः राजस्थान से थी। और राष्ट्रीय महिला आयोग यानी नेशनल वुमेन कमीशन, या कहें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो उसकी अध्यक्ष रह चुकी थी फरवरी 2005 से अप्रैल 2011 तक। आगे बढ़ते हैं और अब विज्ञान और रिसर्च से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। प्रश्न यहाँ पर होगा कि समुद्रयान के लिए निर्मित स्वदेशी पनडुब्बी वाहन का नाम बताएं, ठीक है। मानव युक्त मिशन है ये, तो उसका नाम क्या है? मत्स्य 6000, ठीक है। ये 4थी पीढ़ी का मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है, यानी सबमर्सिबल व्हीकल है, पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर बनाया गया है। और 3 यात्रियों को ले जाने में ये सक्षम है 12 घंटे तक, और अगर आपातकाल होता है, इमरजेंसी होती, तो 96 आवर्स तक ये काम कर सकता है। और ये समुद्र का जो ऊपर का लेवल है उससे 6000 मीटर नीचे की गहराई तक ये रिसर्च करने में सक्षम है। किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपना पहला कुइपर इंटरनेट सैटेलाइट अप्रैल 2025 में लॉन्च किया? आंसर होगा अमेजन ने ये कुइपर प्रोजेक्ट के 27 सैटेलाइट को 28 अप्रैल को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया 27 सैटेलाइट को, और ये हुआ है, ठीक है। तो अब ये भी जो है ना वो इंटरनेट जो है ना वो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट देगा आने वाले वक्त में। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेते हैं।
वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में पुरुषों की जेवलिन थ्रो F42 कैटेगरी में किस भारतीय ने 61.17 मीटर थ्रो फेंक कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? आंसर होगा महेंद्र गुर्जर। 27 वर्ष के हैं, ये पैरा एथलीट है। पैरा एथलीट मतलब दिव्यांग खिलाड़ी हैं, और उन्होंने ये जो कैटेगरी ने F42 कैटेगरी, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और रिकॉर्ड बना लिया है। ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। F42 जो कैटेगरी है उन एथलीट के लिए होता है जिनके एक पैर के मूवमेंट मतलब सामान्य से बहुत कम होता है मूवमेंट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के 86वें यानी 86th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर होगा LR श्रीहरि। तमिलनाडु के रहने वाले हैं, 19 साल के हैं। ओके, और अगर हम बात करेंगे पिछले कुछ ग्रैंड मास्टर्स की तो नाम आप देख लीजिए, कई बार पूछा जाता है। 86 अभी बने हैं तो LR श्रीहरि, 85th P श्याम निखिल, 84th R वैशाली, 83rd आदित्य S सामंत, 82nd विपुला प्रणीत, 81st हैं सयंतन दास, 80वें हैं विज्ञानेश NR, और बाकी लिस्ट आप देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? आंसर होगा महाराष्ट्र ने। ठीक है, महाराष्ट्र ने पहला स्थान प्राप्त किया। आयोजन कहाँ पर हुआ था? इवेंट तो बिहार में हुआ था। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट है। महाराष्ट्र ने टोटल जो मेडल प्राप्त किए 158, और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल 58 इसने प्राप्त किए। सेकंड स्थान पर हरियाणा, उसने टोटल 117 और ये मेडल प्राप्त किए 39। फिर राजस्थान, कर्नाटक, फिर दिल्ली का स्थान था। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य ने की? आंसर होगा बिहार ने की। 4 से 15 मई तक ये आयोजन हुआ था। ज़्यादातर जो है ना वो पटना में, नालंदा में, भागलपुर, बेगूसराय में आयोजित किया गया था। न्यू दिल्ली में कुछ थे जैसे शूटिंग, जिम्नास्टिक, ट्रैक साइकिलिंग, वो दिल्ली में हुआ था, लेकिन बाकी बिहार में हुआ था। हालांकि मेजबान राज्य जो है ना बिहार ही कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का थीम सॉन्ग क्या था? क्या थी सॉन्ग? तो खेल के रंग बिहार के संग। ठीक है, खेल के रंग बिहार के संग, ये एकता को, युवा शक्ति को, इन सबको उजागर करने के लिए। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? तो गज सिंह शुभंकर रखा गया था। एक पौराणिक प्राणी है, हाथी और शेर का मिश्रण है। ठीक है, जिसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? नालंदा और बोधगया के पालकालीन जो मंदिर है वहाँ से ली गई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल ढंग से किया था 4 मई को। और उद्घाटन समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में। अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कितना मीटर दूर भाला फेंक कर अपने ही नेशनल रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया? आंसर होगा 90.23 मीटर। ठीक है, 90.23 मीटर। हालांकि वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं रहा, तो इस वजह से उनको ना जो है वो सिल्वर मेडल मिला है। पहले स्थान पर दोहा डायमंड लीग में जूलियन बेवर रहे जर्मनी के। सेकंड स्थान पर नीरज चोपड़ा ने, लेकिन उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। अगला क्वेश्चन, IPL इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। ठीक है, अगर बात होगी दुनिया में IPL के इतिहास में, तो दूसरे ऐसे बल्लेबाज हैं। ओके, तो पहले अगर कहेंगे दुनिया में, अगर हम कहेंगे तो क्रिस गेल हैं पहले, उन्होंने सबसे ज़्यादा 6 मारे हुए। उसके बाद रोहित शर्मा हैं, लेकिन अगर भारत की बात होगी तो भारतीय में रोहित शर्मा पहले स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन होगा, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में कहाँ पर होगा? आंसर होगा अहमदाबाद में। मूल रूप से टूर्नामेंट वैसे तो ये गांधीनगर में होना था, अहमदाबाद के पास में ही, लेकिन बेहतर सुविधाओं के चलते अहमदाबाद में इसको स्थानांतरित कर दिया गया है। तो ये अगले साल होगा, यानी 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2026 तक। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश की टीम ने जीत लिया है? आंसर होगा भारत ने जीत लिया है। और फाइनल में किसको हराया? बांग्लादेश को हराया है। और ये भारत का दूसरा सैफ अंडर 19 खिताब है। पहला खिताब भारत ने 2023 में जीता था पाकिस्तान को हराकर। अगला क्वेश्चन, फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ पर लगा सस्पेंशन
मई 2025 में हटा दिया? आंसर होगा कांगो गणराज्य में। ठीक है, कांगो गणराज्य में। तो वहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया था इस महासंघ को, क्योंकि चूंकि सरकार उसमें बहुत इन्वॉल्व हो रही थी, वहाँ का खेल मंत्रालय, और इसी वजह से वो जो है ना बैन लगाया गया था, उसको अब खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो कांगो गणराज्य, उसकी राजधानी क्या है? ब्राज़ाविल। ठीक है, ब्राज़ाविल। राष्ट्रपति वहाँ के डेनिस सासो, प्राइम मिनिस्टर हैं अनातोले कोलिनेट मकोसा। मुद्रा चलती है वहाँ पर CFA फ्रैंक। ठीक है, शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2025 के स्टेज 2 में भारत ने 2 गोल्ड मेडल समेत कितने पदक जीते? आंसर का 7। 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीत लिए हैं। 6 से 11 मई तक चीन के शंघाई में ही आयोजित किया गया था। तो भारत का जो पदक विजेता है ना, उन सब के नाम यहाँ पर है। स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है महिला व्यक्तिगत कंपाउंड में मधुरा धामनगांवकर। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है पुरुष टीम कंपाउंड में ओजस दफ्तले, अभिषेक वर्मा, ऋषभ यादव ने। ठीक है, रजत पदक की बात करेंगे तो उसमें जीता है महिला टीम कंपाउंड में ज्योति सुरेखा वेन्नम, मधुरा धामगांवकर और चिकिथा तानी पार्थी। कांस्य पदक अब आगे ये है, तो कांस्य पदक का बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, स्वर्ण का और रजत का ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ बात ध्यान रखिएगा, जैसे पूछ दिया जाएगा कि ये जो पार्थ सोलंकी हैं ये किस खेल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो खेल और खिलाड़ी वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो प्रश्न आता है आपके जो करंट के जो चर्चित जो या कोई विजेता हैं मेडल के जो खिलाड़ी, उनसे रिलेटेड प्रश्न आता है। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। अर्बनडेल USA में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2025 के स्टेज 1 में भारत ने कितने पदक जीत लिए हैं? तो ये 4 पदक जीते भारत ने, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। ये अप्रैल में हुआ था। ठीक है, अप्रैल में ये हुआ था। ओके, और ये वाला जो शंघाई वाला है उसके बाद हुआ था। ओके, तो महत्वपूर्ण बात रही। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन। विराट कोहली ने मई 2025 में क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? आंसर होगा टेस्ट क्रिकेट से। 12 मई को उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। ठीक है, 2011 में उन्होंने टेस्ट में डेब्यू किया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्रिकेटर रोहित शर्मा ने T20 के बाद मई 2025 में क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया? आंसर होगा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया उन्होंने। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट से। तो सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने इसके बारे में कहा था। अगला क्वेश्चन। जर्मनी की फुटबॉल लीग बुंडेसलीग खिताब 2025 किसने जीता है? आंसर होगा बायर्न म्यूनिख, फ्रेंच क्लब है और उसी ने ये खिताब जीत लिया है। 4 मई को हुए मुकाबले में जर्मनी की फुटबॉल लीग बुंडेस लीग, तो उसका खिताब जीत लिया फ्रेंच क्लब ने, बायर्न म्यूनिख ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन। IPL में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी और सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी, मात्र 14 साल के हैं और बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं। अब बात करेंगे योजना से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स वीडियो। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, एरोस्पेस ग्रेड का भारत का सबसे बड़ा टाइटेनियम और सुपरलॉय मटेरियल प्लांट कहाँ पर स्थापित हुआ है? आंसर का लखनऊ में। ये इसका उद्घाटन जो है ना वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ ने किया मई में। ठीक है, एरोस्पेस यानी जो अपने विमानन तकनीक में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, विमान के लिए, मिसाइल के लिए, ठीक है, इन सब के लेवल का टाइटेनियम वहाँ पर निर्मित किया जाएगा, उसको ढाला जाएगा। ठीक है, लखनऊ में इसको बनाया गया है। केंद्र सरकार ने किन 2 राज्यों को जोड़ने वाली शिलोंग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना यानी ग्रीनफील्ड NH6 कॉरिडोर को मंजूरी दी है? आंसर का मेघालय और असम के बीच में। तो 30 अप्रैल को ये मंजूरी दी गई। मुख्य तौर पर जो पूर्वोत्तर भारत है और ख़ास तौर पर मेघालय और असम के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको और बेहतर किया जाए, इसके लिए होगा। ये 166.8 किलोमीटर लंबा होगा, पहाड़ी इलाकों से ये गुजरेगा। महत्वपूर्ण बात रही।
अगला क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने 70 या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 10 लाख रुपए की मुफ्त हेल्थ कवर प्रावधान आयुष्मान वय वंदन योजना की शुरुआत की? आंसर होगा दिल्ली। हालांकि ये धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी शुरू हुआ है या उसकी बात चल रही है। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश ने कई वर्षों बाद जून 2025 में तीर्थयात्रियों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने का फैसला किया? आंसर होगा चाइना। ठीक है, पवित्र ये धार्मिक स्थल है हिंदुओं के लिए भी बौद्धों के लिए भी। तो वहाँ पर माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का पवित्र स्थान है और ये 30 मिलियन ईयर पुराना ये माना जाता है। जैन, बौद्ध, हिंदू, तिब्बती लोग के लिए ये बहुत ही धार्मिक मान्यता का ये पर्वत है। अब ऐतिहासिक स्थल और वस्तु से रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा योद्धा रघुजी भोसले की तलवार किस जगह से नीलामी में 47.15 लाख में खरीद कर वापस मंगवाई है? आंसर होगा लंदन से मंगवाई है। मराठा साम्राज्य को सुदृढ़ करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, ये तलवार जो है ना वो मराठा वीरता और विरासत का प्रतीक माना जाता है और फिरंगी शैली में बनाया गया था इसको। अगला क्वेश्चन अब इवेंट से रिलेटेड लेंगे। प्रश्न होगा, वैसाख दिवस यानी 12 मई को एयरफोर्स का विशेष विमान सारनाथ के विहार से भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किस देश में ले गया सीमित समय के लिए, सीमित अवधि के लिए? आंसर को वियतनाम ले जाया गया था इस बार। ठीक है, पिछली बार बैंकॉक गया था, इस बार वियतनाम भेजा गया है। और आपको पता होगा कि मई महीने के पूर्णिमा के दिन जो कि 2025 में 12 मई को था वैसाख, तो पूरी दुनिया भर के लाखों बौद्धों के लिए पवित्र दिन होता है। और 2500 साल पहले वैसाख के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और उनका निधन भी वो भी वैसाख के दिन ही हुआ था। अब बात करेंगे हम लोग इंडेक्स और सूचकांक से रिलेटेड महत्वपूर्ण। भारत के महापंजीयक द्वारा मई 2025 में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? आंसर का 2.0। ये है भारत की कुल प्रजनन दर। 2.0 का मतलब क्या हुआ कि प्रजनन दर यानी जो कपल है यानी पति पत्नी हैं तो उनके कितने बच्चे हैं एवरेज में। ठीक है, अभी जो प्रजनन दर चल रही है उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि ये स्थिर बनी हुई है और 2020 से ये स्थिर बनी हुई है। ठीक है, 2020 में ये 2021 की रिपोर्ट है जो कि 2025 में जारी की गई है। ओके, तो जनसांख्यिकी बदलाव भी देखने को मिला है इस दौरान। हम अगर देखें तो 1 से 14 आयु का जो समूह है उसकी आबादी 41.2% से घटकर 24.8% हो गया है, जो आगे आने वाले वक्त में युवाओं की जो संख्या है वो कमी होगी कुछ दशक में, उसका एक संकेत देखने को मिल रहा है। 15 से 59 ईयर आयु समूह का जो पहले 53.4% था वो बढ़कर 66.2% पर आ गया है। जो कार्यशील आयु है उसमें वृद्धि हुई है, लेकिन आगे कुछ दशकों में जब ये बच्चे बड़े होंगे तब फिर युवाओं की संख्या बुजुर्गों की संख्या की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा कम देखने को मिले, कम देखने को, बुजुर्ग की संख्या बढ़ेगी आने वाले वक्त में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में पहले रैंक पर कौन सा देश है? आंसर का नॉर्वे है पहले देश स्थान पर। दूसरे स्थान पर कौन है? एस्टोनिया, फिर नीदरलैंड्स है, चौथे स्थान पर स्वीडन है, पांचवें पर फिनलैंड है। अब सवाल ये होगा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? 151, बहुत बुरी दशा है। किसने जारी की रिपोर्ट? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF के द्वारा ये जारी किया गया है। टोटल 180 देशों की रैंकिंग है। अब बात करेंगे दिवस से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और आप देख रहे हैं सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल और शार्प लर्निंग ऐप। और अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबाइएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। और अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लेना। तो क्वेश्चन होगा, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को मनाया जाता है। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? समुद्र तट की सफाई में भाग लें। अफ्रीका दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को मनाया जाता है। गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के लिए एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 25 से 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 29 मई को, और थीम है शांति स्थापना का भविष्य। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी जर्नलिज्म डे आंसर होगा 30 मई को। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हिंदी भाषा में उदंत मारदंड नाम का पहला जो है ना समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था 30 मई 1826 को, इसलिए दिन मनाया जाता है इस दिन। अगला क्वेश्चन, गोवा राज्य दिवस तो 30 मई को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस तो 31 मई को मनाया जाता है, और थीम है अपील का पर्दाफाश, तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर उद्योग की रणनीति का पर्दाफाश, ये है इस बार की थीम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 21 मई को, और इस बार की थीम है बेहतर जीवन के लिए चाय। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में वैशाख दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा 12 मई को। देखिए, भगवान बुद्ध के जन्मदिन को वैशाख दिवस के रूप में मनाया जाता है, और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1999 में ये घोषित हुआ था। ठीक है, तो उनका जन्म और निधन वैशाख के दिन ही हुआ था। अगला क्वेश्चन, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 18 मई को। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एड्स वैक्सीन दिवस, हालांकि वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, लेकिन उसके वैक्सीन बने इसके प्रोत्साहन के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मई को मनाया जाता है, मेट्रोलॉजी डे, और इस बार की थीम है सभी समय सभी लोगों के लिए माप। अगला क्वेश्चन, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 21 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को, और थीम है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है ए और बी, यानी मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो 2025 में ये 10 मई और 11 अक्टूबर को होगा, और थीम है पक्षी अनुकूल शहर और समुदाय बनाना, ये इस बार की थीम है। अगला प्रश्न होगा, विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 मई को मनाया जाता है। ओके, और इस बार की थीम जो है ना, वो दो तरह की थीम देखने को मिली है। एक तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा है डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता, और एक भारत सरकार के द्वारा थीम भी जारी की गई है, डिजिटल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना, ये है थीम दो तरह की। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई को मनाया जाता है, और इस बार की थीम क्या है? हमारी नर्सें हमारा भविष्य, नर्सों की देखभाल से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन, मातृ दिवस कब मनाया जाता है? मदर्स डे, तो मई का दूसरा रविवार, और इस बार की जो मई का दूसरा रविवार कब था? तो 11 मई को था। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लाइट डे, तो 16 मई को मनाया जाता है, और इस बार की थीम क्या है? प्रकाश नवाचार समाज, ये था लाइट इनोवेशन सोसाइटी, ये रही इस बार की थीम। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन लेज़र जो लाइट उसका सफल संचालन किया गया था। भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मैमन, उन्होंने ये किया था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मई को मनाया जाता है, और इस बार की थीम है सतत विकास के लिए परिवार उन्मुख नीतियाँ, सामाजिक विकास के लिए द्वितीय विश्व शिखर सम्मेलन की ओर। ठीक है, तो ये है इस बार की थीम। दरअसल ये जो थीम है ना, वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसलिए घोषित की गई है क्योंकि 4 से 6 नवंबर तक कतर में वहाँ पर सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, उसी को से ये थीम है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 मई को मनाया जाता है, और इस बार की थीम है तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, तो 17 मई को मनाया जाता है, और इस बार की थीम है अपना रक्तचाप सही करें, यानी ब्लड प्रेशर सही मापें और इसको कंट्रोल करें, लंबी आयु पाएं। अगला क्वेश्चन, शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो
20 मई को मनाया जाता है और इस बार की थीम है प्रकृति से प्रेरित होकर हम सभी का पोषण करने वाली मधुमक्खियां। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया हुआ है? तो 25 मई को। हेमोफोबिया, ट्रांसफोबिया और बीफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। ये एलजीबीटी के अधिकारों को बढ़ाने के लिए है। एलजीबीटी मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर। विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो मई का पहला रविवार, और 2025 में 4 मई को ये मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 मई को मनाया जाता है और यूएनएससी के द्वारा, यूएनजीए के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये घोषित है। ऑर्गन एक वृक्ष होता है और ख़ासतौर पर मोरक्को में ज़्यादातर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या है? यंत्र, नई प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर। ठीक है, तो ये है थीम। यंत्र, अंग्रेजी में कहेंगे यंत्र, युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एंड एक्सेलरेशन। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई को मनाया जाता है और इस बार की थीम है एक स्वास्थ्य में पौधे के स्वस्थ का महत्व। अगला क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है और थीम है मानवता को जीवित रखना, यानी कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। अगला क्वेश्चन, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है और थीम है थैलेसीमिया के लिए एक साथ समुदाय को एकजुट करना, रोगियों को प्राथमिकता देना। विश्व गधा दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 8 मई को मनाया जाता है, 2018 से मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अस्थमा डे, तो वह है मई के पहले मंगलवार को। 2025 में ये 6 मई को था और इस बार की थीम है श्वास द्वारा उपचार को सभी के लिए सुलभ बनाना। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 मई को मनाया जाता है पुर्तगाली भाषा दिवस। अगला क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 मई को मनाया जाता है। ओके, और अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस 5 मई को मनाया जाता है और थीम है इस बार की दाइयाँ हर संकट में महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 5 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मई को मनाया जाता है। कोयला खनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 4 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस तो 3 मई को मनाया जाता है और इस बार की थीम है पत्रकारिता, मीडिया और मानवाधिकार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव। विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस की ओर से घोषित है, एक मछली होती है टूना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 अप्रैल को मनाया जाता है, 30 अप्रैल। इसी दिन 2018 में इस योजना को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है या मई दिवस? तो 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो अप्रैल के आखिरी शनिवार को, यानी 2025 में 26 अप्रैल को। और इस बार की थीम क्या है? पशु स्वास्थ्य के लिए टीम की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। अब अगला भी वीडियो भी जरूर देखिएगा और डेली का करंट अफेयर्स मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग को आपको मिल जाया करेगा, ज़रूर देखिएगा। पिछले दिनों कुछ बाधित हुआ था वीडियो, लेकिन अब रेगुलर रहेगा। ओके, बाय।